हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साईफाई ऑर्बिट। पिछली क्लास से अपन ने जो बायोलॉजी का छठा चैप्टर जैव प्रक्रम वाला था वो अपने स्टार्ट कर लिया था। उसमें अपन ने पोषण क्या है, पोषण की विधियाँ कितनी होती है, इसके अलावा पादपों में पोषण किस तरह से होता है, प्रकाश संश्लेषण विधि के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है मानव में पोषण। हमारे मनुष्य में किस तरीके से पोषण होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा तंत्र होता है, कैसे कार्य करता है, उन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पे मैंने मनुष्य में जो पाचक तंत्र है उसका एक डायग्राम बनाया है। इतना सुंदर नहीं है लेकिन अपन काम चला लेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है अपना पाचन तंत्र। ये रहेगा अपना मुख्य गुहिका या मुख्य गुहा इसको बोलते हैं। यहाँ से पाचन तंत्र की शुरुआत होती है। ये अपने आहार नाल का एक भाग है। तो अपन देखते हैं जो पाचन तंत्र होता है मनुष्य का, उसको एक बार इधर भी अपन इसके जो अंग है उसके नाम लिख लेते हैं। तो मुख्य रूप से ये पाचन तंत्र जो होता है वो दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला भाग है आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। और जो दूसरा पार्ट है वो रहेगा पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, तो आहार नाल का सबसे पहला भाग यहाँ से शुरू होता है अपना मुख्य गुहा। ये रहेगी मुख्य गुहा। यहाँ से भोजन का प्रवेश होता है जो कि आगे एक नलिका के अंदर चला जाता है। इस नलिका को अपन बोलते हैं ग्रसिका। ठीक है, दूसरा अपना भाग क्या हो गया, ग्रसिका। तीसरा ये जो भोजन नली है जिसको अपन ग्रसिका बोल रहे हैं, ये आगे जाके एक थैलीनुमा संरचना में खुलता है। इसी थैलीनुमा संरचना का नाम है आमाशय। इसको अपन इधर लिख रहे हैं। तो तीसरा भाग हो गया इसका आमाशय। आमाशय से आगे छोटी आंत और बड़ी आंत। ये जो रेड कलर में बना रखी है ये है अपनी क्षुद्रांत्र है, इसको छोटी आंत भी बोलते हैं। और जो ये ग्रीन कलर में है ये रहेगी अपनी बृहत आंत्र या बड़ी आंत, और रेड कलर वाली है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र का अंतिम जो भाग बृहदांत्र का या बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है इसको बोलते हैं अपन यहाँ गुद्दा द्वार बोलते हैं। और एक और पार्ट होता है, ये जो बड़ी आंत से सटा हुआ होता है, ये अवशेषी अंग होता है, परिशेषिका है जिसको बोला जाता है। ये परिशेषिका या अवशेषी अंग है जिसको अंग्रेजी में अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी ये अपने किसी काम का नहीं है।
तो बड़ियांत के बाद अपना लास्ट जो पार्ट रहेगा वो है गुदा द्वार, जहाँ से जो अपशिष्ट भोजन होता है उसको बाहर निकाला जाता है। फिर अगला जो पाचन तंत्र का दूसरा भाग है पाचन ग्रंथियाँ। इसमें यहाँ पे होती है अपने मुख के अंदर होती है लार ग्रंथि। और ये एक यहाँ पे जो ब्लैक कलर में बना रखा है मैंने, ये है अपना यकृत या लीवर इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर एक और ये ब्लैक कलर में बना रखा है, ये है अग्नाशय। या पेनक्रियाज। तो ये होता है पाचन तंत्र। दो भाग होते हैं इसके, एक आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं, और ये आहार नाल के 6 इसके अंग होते हैं, ठीक है। मुख गुहा जहाँ से भोजन का प्रवेश होता है, अंतःग्रहण होता है, फिर आता है ग्रसिका। ग्रसिका एक भोजन नली होती है जो कि यहाँ से जो भोजन है उसको आमाशय तक पहुँचाती है। फिर आगे ये थैलीनुमा संरचना आमाशय से जुड़ी होती है, छोटी आंत या शुद्रांत्र बोलते हैं। छोटी आंत से आगे बड़ी आंत, और बड़ी आंत से हम अंतिम जो अपना आहार नाल का अंतिम भाग होता है गुदा द्वार, यहाँ से जो अपशिष्ट भोजन होता है उसको बाहर निकाला जाता है। फिर 3 ग्रंथियाँ भी इसके अंदर होती है, पाचन ग्रंथियाँ, जो कि भोजन के पाचन हेतु एंजाइम का या हार्मोन का स्रावन करती है। तो उसमें एक लार ग्रंथि, फिर यकृत और अग्नाशय, ये 3 ग्रंथियाँ होती है। तो यहाँ से देखिए आप कि अगर पाचन तंत्र के अंगों के नाम पूछे जाते हैं तब तो आपको पूरा लिखना है। अगर आहार नाल के भाग पूछे जाते हैं तो केवल इतने लिखने हैं। ये 3 ग्रंथियाँ आहार नाल का हिस्सा नहीं होती, ये पाचन तंत्र का हिस्सा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं एक टॉपिक कि मनुष्य में जो पाचन होता है उसके कितने प्रोसेस होते हैं या कितने चरणों में होता है। तो अपने बुक में तो नहीं है लेकिन अपन छोटी क्लासों में दे रखा है तो देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है, ठीक है। भाई भोजन अपन अंदर लेंगे तभी तो उसका पाचन होगा। दूसरा प्रोसेस होता है पाचन, जैसे ही भोजन को अंदर लेते हैं अपन उसके बाद में पाचन स्टार्ट हो जाता है। फिर तीसरा होता है अवशोषण, यानी उस पचित भोजन में से जो भी मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है। और चौथा जो चरण होता है वो होता है स्वांगीकरण या भोजन का आत्मसात करना। ये होता है कि जो भी पोषक तत्व अवशोषित किए गए हैं उनको शरीर के प्रत्येक हिस्से तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद में होता है लास्ट में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो ये पाचन तंत्र का भाग और ये पाचन के चरण, ये है ही पाचन तंत्र का चित्र, ठीक है। इसके बाद में अपन प्रत्येक अंग में भोजन का कैसे पाचन होता है वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार के लिए आप इसको देख सकते हो। हाँ, तो अब हम देखेंगे पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली। इससे पहले अपन ने उसको डायग्राम से अच्छी तरह से उसके एक एक अंग को अपन ने देख लिया था। याद होगा आपको सबसे पहला अंग कौन सा होता है, मुख गुहा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ होती है भोजन का अंतःग्रहण होता है। यानी भोजन को पाचन के लिए भोजन को अंदर लेना पड़ता है और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, मुख गुहा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसमें और क्या होता है कि इसमें जो दांत होते हैं ना, दांत 4 प्रकार के होते हैं और टोटल 32 संख्या होती है उनकी। और जो भोजन को चबाने का
काटने चबाने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? दांत के द्वारा किया जाता है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रवर्णक और चवर्णक। तो उन सबका अलग अलग कार्य होता है, यहाँ अपना वो टॉपिक नहीं है। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर मुख्य गुहा के अंदर ही होती है हमारी लाला ग्रंथि, या एक और नाम होता है इसका लार ग्रंथि। अब इस लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि से जो लार निकलता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलग से कार्य पूछा जाता है कि लार का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो ये जो लार होता है ये उस दांत के द्वारा पीसे हुए या कटे हुए या चबे हुए भोजन को चिकना बनाता है, भोजन को चिकना बनाता है, ताकि अपनी जो भोजन नली होती है ये अंदर से कोमल होती है, तो इसको कोई डैमेज ना हो और भोजन आसानी से आगे के अंगों में चला जाए। इसके अलावा इस लार का इस लार में उपस्थित एक एंजाइम होता है, जिसका नाम है लाइसोजाइम। वो क्या करता है? जीवाणुओं को खत्म करता है। ठीक है, यानी इसी लार में लाइसोजाइम होता है, एक एंजाइम होता है, वो जीवाणु को खत्म करता है। जो भी भोजन के साथ बैक्टीरिया वगैरह या जम्स वगैरह आते हैं उनको खत्म कर देता है। और क्या करता है कि ये जो लार होता है ये हमारे जो मुख गुहा है या जीभ है, ठीक है, इसको गीला बनाए रखता है। गीला बनाए रखता है ताकि अपन जो भी बात करते हैं हमारी ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो अच्छी तरीके से उत्पन्न हो जाए। तो ये कुछ एक इस लार के कार्य होते हैं। अब इस लार के अंदर एक विशेष एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है लार एमाइलेज। देखिए अभी हम मुख गुहा की बात कर रहे हैं। हमारे मुख के अंदर यहाँ पे 3 प्रकार की ग्रंथियाँ 3 जगह भी पाई जाती है, ठीक है। तो लार ग्रंथियाँ जो होती है वो लार एमाइलेज नामक हार्मोन का स्रावण करती है, या एंजाइम का स्रावण करती है। अब ये जो लार एमाइलेज होता है ये क्या करता है कि भोजन के अंदर जो मंड होता है, तो ये जो एमाइलेज होता है ये क्या करता है, भोजन के अंदर जो मंड होता है, स्टार्च होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, इसको शर्करा में बदल देता है, इसका पाचन शर्करा में कर देता है। तो अपना जो पाचन होता है वो मुख गुहिका से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुख गुहा में जो लार ग्रंथि होती है उसमें लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का या मंड का पाचन कर देता है, ठीक है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि एमाइलेज के द्वारा किसका पाचन किया जाता है। फिर आता है अपना ग्रसिका। देखिए यहाँ पे 2-3 टर्म्स आए, एक एंजाइम है अपना। तो एंजाइम क्या होते हैं इसके बारे में अपन देखते हैं। अभी पहले एंजाइम को देख लेते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, ये प्रोटीन के अणु होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं और किसकी तरह काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जो कि क्या काम करते हैं। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, अपनी ये केमिस्ट्री का वर्ड होता है। उत्प्रेरक क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना उत्प्रेरक का काम
होता है। लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं जैव उत्प्रेरक की। जैव का मतलब जीवों के अंदर जो भी, जीवों के शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे अभी ये जो पाचन चल रहा है, ये पाचन क्या है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये एंजाइम क्या करते हैं, ये जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को या अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर पाचन जो है, पाचन जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो एंजाइम क्या करते हैं कि पाचन की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन खुद अपरिवर्तित रहते हैं, खुद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये एंजाइम की परिभाषा है कि एंजाइम क्या होता है। अगर पूछ लिया जाए कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। फिर अगला अपना टॉपिक रहेगा कि ग्रसिका के अंदर क्या होता है। तो ग्रसिका एक भोजन नली होती है, ठीक है। इसमें कोई खास कार्य नहीं होता, बस जो भी मुख गुहा से जो भोजन आया था, लार मिला हुआ, वो चिकना होता है। तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसको बोलते हैं कर्माकुंचन गति। क्या होता है देखिए, ये अपनी ग्रसिका होगी, भोजन नली होती है, ठीक है। यहाँ पे जो भोजन आता है ना, तो भोजन जहाँ पर होता है वहाँ से इस ग्रसिका का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है और पीछे से चपटा हो जाता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती है पीछे से चपटा होता जाता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पर, और ताकि ये जो भोजन है वो धीरे धीरे आमाशय की तरफ चला जाए। जो भी भोजन अपन निकलते हैं ना, वो एकदम से आमाशय में जाके नहीं गिरता है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की गति होती है, इसको बोलते हैं कर्माकुंचन गति, ठीक है। इस गति के द्वारा ये जो ग्रसिका होती है, ये भोजन को कहाँ पहुँचाने का काम करती है, आमाशय में। तो ये ग्रसिका का इतना सा ही काम होता है, ठीक है। तो ये मुख गुहा का कार्य है, ये ग्रसिका का कार्य इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। मुख गुहा के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो भोजन का जो मंड भाग होता है या कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है उसको शर्करा में बदल देता है। आपको पता होगा कि अपन जो भी खाना खाते हैं ना, अगर उसको अपन मुख के अंदर चबाते जाएंगे, अगर उसमें लार मिल जाता है तो अपन देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद में वो कोई भी अगर अपन खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिक वो हल्का फुल्का मीठा हो जाता है, क्योंकि उस वक्त लार मिलने से वो जो स्टार्च था, वो जो कार्बोहाइड्रेट था, वो शर्करा में बदल गया, जिससे जो भोजन होता है वो उसमें मिठास हो जाती है। उतार लीजिए, आगे अपन और भी देखते हैं। हाँ, तो अब हम आ गए आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो पाचन तंत्र में हमने देखा था कि ये जो आमाशय होता है वो एक थैलीनुमा ये ऐसे करके थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। तो स्टोमक या आमाशय इसको बोलते हैं। तो भोजन सबसे ज़्यादा यहाँ इसी अंग में भोजन होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है, और भोजन का आंशिक रूप से यहाँ पे पाचन हो जाता है। कैसे होता है कि आमाशय के अंदर 3 चीज़ें होती है, ठीक है। आमाशय क्या करता है, एक जठर रस का स्राव करता है। आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है वो जठर रस का स्रावन करती है, ठीक है। अब इस जठर रस में 3 चीज़ें होती है। पहली चीज़ होता है अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है पेप्सिन नाम का एक एंजाइम, और तीसरी चीज़ होती है श्लेष्मा, या इसको म्यूकस भी कहा जाता है। तो आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है वो जठर रस का स्रावन करती है। इस जठर रस के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग या 3 पदार्थ पाए
जाते हैं और तीनों का अलग अलग कार्य होता है। इसीलिए यहाँ पर आमाशय में भोजन है वो सबसे ज़्यादा समय तक रहता है, क्योंकि यहाँ पे खूब सारे काम होते हैं। क्या काम होते हैं देखिए, शुरुआत करते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता ही है कि प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो अगर भोजन के अंदर कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं या कुछ कीटाणु वगैरह रह जाते हैं तो उनका खात्मा कर देता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जो अम्ल है तो भोजन को भोजन का जो माध्यम होता है वो कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, इसका क्या होता है कि ये केवल अम्लीय भोजन का ही पाचन करता है। यानी ये पाचन तभी करेगा जब भोजन का माध्यम कैसा हो, अम्लीय हो। तो उस अम्लीय माध्यम बनाने के लिए काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्या काम करता है? भोजन का माध्यम कैसा बनाता है? अम्लीय, ताकि पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि पेप्सिन एंजाइम क्या करता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि जो भोजन के अंदर जितने भी प्रोटीन के पार्ट होते हैं, ठीक है, उसका पाचन कर देता है। तो पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो नवजात बच्चे होते हैं, वो जब माँ का दूध पीते हैं, ठीक है, तो उनमें पेप्सिन की जगह कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एक रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि छोटे बच्चों में या नवजात बच्चों में दूध के पाचन हेतु कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है कि दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कर देता है। इसका इतना ही काम होता है। उसके बाद में आता है श्लेष्मा। तो श्लेष्मा या म्यूकस जो होता है वो क्या करता है? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें पता है एक प्रबल अम्ल होता है। तो ये जो आमाशय की आंतरिक भित्ति होती है या जो आंतरिक अस्त्र होता है, ये बहुत ही मुलायम होता है, कोमल होता है। तो हो सकता है इसको HCl से नुकसान पहुंच जाए, ठीक है। तो HCl से इस आमाशय की आंतरिक भित्ति को बचाने के लिए यहाँ पे क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है, ताकि आमाशय की भित्ति को कोई नुकसान ना पहुँचे। किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो श्लेष्मा का मुख्य काम क्या हो गया? आमाशय की आंतरिक भित्ति की HCl से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा करना किसका कार्य होता है? श्लेष्मा का कार्य होता है। तो ये जब तीनों कार्य हो जाते हैं तब भोजन यहाँ से फिर जाता है छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में हमारे भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट अलग से पूछा जाता है कि आमाशय में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है। तब आपको ये बताना होता है कि आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है वो जठर रस का स्राव करती है, और इस जठर रस में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो ऑक्सिनटिक कोशिकाएं जो होती है वो उनके द्वारा इसका स्राव किया जाता है, ठीक है। हालांकि बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन अपन लिख सकते हैं अगर पूछा जाए तो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है, और भोजन के साथ अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो उनको भी ख़त्म कर देता है। और मुख्य काम क्या होता है? ये भोजन का माध्यम कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है, ठीक है, ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है ये अपना कार्य कर सके। अब कभी कभी क्या होता है कि अपन कुछ
ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें ऑलरेडी अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, तो उस वक्त एक तो HCl होता है वो अम्लीयता बढ़ा देता है। ऊपर से जो अपन खाना खाते हैं अगर उसमें अम्ल की मात्रा और ज़्यादा होती है तब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है या अम्लता हो जाती है, इसको एसिडिटी अपन बोलते हैं। ठीक है, तो उससे पेट में जलन होने लगती है और अजीब प्रकार की डकारें आने लगती है। तो फिर जो एंटासिड होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो भी इनो वगैरह में पाया जाता है, इनो वगैरह में पाया जाता है, तो उससे फिर अम्लता का इलाज किया जाता है। दूसरा आता है पेप्सिन। जो एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन, भोजन के अंदर जितने भी प्रोटीन के अणु होते हैं उनका पाचन कर देता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और होती है कि जो नवजात बच्चे होते हैं जो केवल माँ का दूध पीते हैं, उनमें पेप्सिन की जगह कौन सा एंजाइम सक्रिय रहता है? रेनिन एंजाइम। फिर आता है एक श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है कि HCl आमाशय की भित्ति को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए जो श्लेष्मा होता है वो आंतरिक भित्ति पर यहाँ पर परत से बना लेता है, जिससे ये HCl से इस भित्ति को कोई प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है, देख लीजिए आप। तो आमाशय से भोजन का पाचन होने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं छोटी आंत में कैसे पाचन होता है या क्षुद्रांत में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ठीक है, कहाँ हो जाता है? संपूर्ण, लगभग संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। और सर्वाधिक पाचन होता है आमाशय के अंदर। ठीक है, तो अब क्षुद्रांत्र के अंदर ऐसा क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अपन ने उस चित्र में देखा था कि क्षुद्रांत्र के अंदर या छोटी आंत में क्या होता है कि दो प्रकार की इस तरीके से ग्रंथियां लगी होती है, जुड़ी होती है। एक होती है यकृत और एक होती है अग्नाशय। तो छोटी आंत से दो ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, एक होता है यकृत और दूसरा होता है अग्नाशय। यकृत जिसको अपन लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों ग्रंथियां अलग अलग कार्य करती है। देखते हैं अपन क्या क्या कार्य करती है। तो यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये एक रस का निर्माण करती है या एक रस का स्रावण करती है जिसका नाम होता है पित्तरस। ठीक है, तो ये यकृत जो होता है यहाँ पे क्या करता है? पित्तरस का स्रावण करती है। इसका काम होता है केवल पित्तरस का स्रावण करना। जब भोजन अंदर आता है, ठीक है, तो जितना पित्तरस बनता है उसको भोजन के अंदर भेज देती है। लेकिन ये क्या करती है कि एनी टाइम ये पित्तरस का स्रावण करती रहती है। तो जो एक्स्ट्रा पित्तरस होता है उसको एक थैली में स्टोरेज किया जाता है जिसका नाम होता है पित्ताशय। एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, उसी में स्टोर किया जाता है। तो पित्तरस का स्रावण कहाँ होता है? यकृत में। और पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस का संग्रहण होता है। जितना भी एक्स्ट्रा पित्तरस होता है उसको पित्ताशय के अंदर स्टोरेज किया जाता है। अब इस पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या होता है ये अलग से पूछा जाता है। पित्तरस का स्रावण तो हो गया यकृत के द्वारा। यकृत का काम है पित्तरस का स्रावण करना। अब बाकी का काम क्या कौन करेगा? पित्तरस करेगा। ठीक है, तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? देखिए, आमाशय से भोजन कैसा आया था अपने पास? उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ था, तो अम्लीय भोजन था। ठीक है, तो उस अम्लीय भोजन को अब वापस क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? पित्तरस करता है। ठीक है, तो आमाशय से आए
अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना या क्षारीय भोजन में परिवर्तित करना। क्यों? क्योंकि आगे जो अग्नाशय ग्रंथि है इसके द्वारा एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, तो वो तभी काम करते हैं जब भोजन का माध्यम कैसा हो, क्षारीय माध्यम हो। ठीक है, तो ये अलग अलग इनके काम होते हैं, उसके हिसाब से अपने यहाँ पे बॉडी के अंदर जो मीडियम होते हैं वो चेंज होते रहते हैं भोजन को, कभी अम्लीय होता है, कभी क्षारीय होता है। ठीक है, इसके अलावा और काम क्या होता है कि आगे अपन देखेंगे अग्नाशय के अंदर, तो उसके लिए जो वसा जो होती है, वसा के यानी भोजन के अंदर जितने भी वसा का पार्ट होता है उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना। इनके छोटे छोटे ऐसे गोलियां सी बना देते हैं, छोटे छोटे पैकेट बना देता है ताकि वो जो एंजाइम होते हैं वो कार्य कर सके। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पायसीकरण करना, वसा का पायसीकरण। तो अगर पूछा जाए कि पायसीकरण क्या होता है, वसा का पायसीकरण क्या होता है कि वसा को पाचन हेतु छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना। ये किसके द्वारा किया जाता है? पितरस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे दो काम होते हैं इम्पोर्टेंट, एक तो आमाशय से जो भी अम्लीय भोजन आता है उसको क्षार में बदलना, उसका माध्यम कैसा बनाना, क्षारीय बनाना। दूसरी बात, वसा का पाचन क्या होता है कि डायरेक्ट वसा का पाचन नहीं हो पाता है, तो उसको पहले छोटी छोटी गोलियों में बदलना होता है, उसको उस प्रक्रिया को कहते हैं वसा का पायसीकरण। ठीक है, अब आगे अग्नाशय का काम। तो अग्नाशय के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है लाइपेज, एक होता है एमाइलेज, और एक तीसरा होता है यहाँ पे ट्रिप्सिन। इसको तो अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, उस रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब याद रखना इन सबके अलग अलग कार्य होते हैं। लाइपेज शब्द बना होता है लिपिड से, और लिपिड का मतलब क्या होता है? वसा। तो जो पायसीकृत वसा थी उसका पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। देखिए एक बार फिर बता रहा हूँ कि वसा का डायरेक्टली पाचन नहीं होता है, वसा को पहले पायसीकरण करना होता है तभी उसका पाचन हो पाता है। तो ये वसा का पाचन कर सके इसके लिए जो पितरस होता है वो वसा का पायसीकरण करता है। दूसरा एमाइलेज। एमाइलेज अपन ने लार ग्रंथि में भी देखा था, लाला ग्रंथि में, तो वो किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, यानी भोजन के अंदर वसा के पाचन के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, देखिए ट्रिप्सिन पेप्सिन से मिलता जुलता ही है, तो पेप्सिन भी प्रोटीन का करता है और ट्रिप्सिन भी किसका करता है? प्रोटीन का पाचन कर देता है। तो हमने जिक्र किया था कि जो आमाशय था, आमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता, आंशिक रूप से पाचन होता है। और यहाँ पर जो जितने भी भोजन के अंदर घटक होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या वसा जो होती है, उनका यहाँ पे पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना शुद्रांत्र में क्या क्या कार्य होता है। शुद्रांत्र में 2 ग्रंथियाँ जुड़ी होती है, अभी शुद्रांत्र का कार्य बाकी है। ये तो केवल शुद्रांत्र से जुड़ी, छोटे आंत से जुड़ी 2 ग्रंथियों के कार्य अपन ने देखे हैं। 2 ग्रंथियाँ होती है, एक तो लीवर होता है, एक अग्नाशय होता है। लीवर का मुख्य काम क्या होता है? पितरस का श्रावण करना। ठीक है, और पितरस जो एक्स्ट्रा पितरस होता है वो पित्ताशय में संचित होता रहता है। अब यहाँ पे पितरस का मुख्य कार्य क्या होता है ये पूछा जाता है। तो आमाशय से जो भी अम्लीय भोजन आया था उसको क्षार में बदलना, और जो वसा के छोटे छोटे पैकेट बनाना उसको पायसीकरण कहते हैं।
अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का मुख्य काम होता है स्पाइसीकृत वसा का पाचन करना, एमाइलेज का होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, ठीक है, और ट्रिप्सिन का मुख्य काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। तो आप उतार लीजिए एक बार। तो आगे अपन देखेंगे कि शुद्रांत्र में और क्या होता है, ठीक है। तो शुद्रांत्र की जो आंतरिक भित्ति होती है उसके द्वारा एक आंत्र रस का स्रावन किया जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, एक आंतर रस का स्रावन होता है, और ये आंतर रस क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट था अपना उसको ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। जो भी प्रोटीन के पार्ट होते हैं उसको अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, और जितने भी वसा का पार्ट होता है उसको वसा अम्ल में या फिर ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन बदलता है ये काम? आंत्र रस। आंत्र रस किस में पाया जाता है? छोटी आंत में। कहने का मतलब क्या होता है, छोटी आंत की जो भित्ति होती है, यानी इससे पहले अपन ने जो छोटी आंत से जुड़ी ग्रंथियों के कार्य पढ़े थे अपन ने। अब छोटी आंत का मुख्य काम क्या होता है कि इसकी आंतरिक भित्ति में आंतर रस का स्राव होता है, जो कि क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा वगैरह प्राप्त होती है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, जिससे कोशिकाओं की मरम्मत वगैरह का कार्य किया जाता है, और वसा को वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। एक कार्य तो ये हो गया। दूसरा कि जो छोटी आंत होती है या क्षुद्रांत्र होती है, इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है, क्षुद्रांत या छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान कुछ संरचनाएं होती है, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहा जाता है। दीर्घरोम उपस्थित होते हैं, और ये दीर्घरोम क्या करते हैं, इन दीर्घरोम का काम होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो दीर्घरोम होते हैं या अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है, अवशोषण का काम, यानी जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर देता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि इस दीर्घरोम के पास में जो रुधिर नलिकाएं होती है या रुधिर केशिकाएं होती है, इनका जाल बिछा हुआ होता है, या रुधिर नलिकाओं का जाल होता है इसके आसपास में, जहाँ से क्या करता है कि जितने भी अवशोषित पोषक तत्व थे उनको रुधिर में भेज देते हैं, ठीक है। दो कार्य हो गए, एक तो अवशोषण करना, दूसरा दीर्घरोम के आसपास खूब सारी रुधिर नलिकाएं पाई जाती है, जहाँ पे जो ब्लड आता है, जो रुधिर आता है, वो यहाँ से पोषक तत्व जितने भी अवशोषित किए गए थे उनको ले जाता है, फिर ले जाके शरीर के सभी हिस्सों तक उनको पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये था छोटी आंत में। उसके बाद में अपना अगला जो पार्ट आता है वो है बृहद आंत या बड़ी आंत जिसको बोलते हैं। अब बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में भी दीर्घरोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दीर्घरोम पाए जाते हैं वो फिर क्या करते हैं, अब जितना भी भोजन अपने पास आया, अपचित या अपशिष्ट जो भोजन आया, वो छोटी आंत से जब अपशिष्ट भोजन है, भोजन पचने के बाद में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में आता है, और वो
गर्भावस्था में होता है। तो यहाँ से जो दीर्घरोम होते हैं, बड़ी आंत के अंदर जो दीर्घरोम होते हैं, वो अब उस अपचित भोजन से जल का अवशोषण कर लेते हैं। जितना भी अपशिष्ट पदार्थ आया उसमें से जल को निकाल लेते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं, ताकि अब जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो अर्ध ठोस रूप में हो जाए। और यहाँ से फिर उस भोजन को गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ था उसको गुदा द्वार के द्वारा भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर कुछ कोशिकाएं होती है, कुछ जिसको अवरोधनी कोशिका या अवरोधनी पेशियाँ जो होती है, वो इस प्रोसेस को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ऐसा नहीं है कि जो भी कचरा आता है उसको बाहर हाथों हाथ निकाल दिया जाता है। वो पहले मलाशय में इकट्ठा होता है। ठीक है। जब उसको बाहर निकालना होता है तब वो अवरोधनी होती है, वो उस प्रोसेस को कंट्रोल करती है। ठीक है। तो ये था अपना भोजन का पाचन, भोजन का अंतःकरण से लेकर जो भी कचरा होता है उसको, अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने तक की पूरी प्रोसेस, जिसमें अपने पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो मनुष्य में पोषण या मनुष्य में जो पाचन तंत्र है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और देखते रहिए साई फाई ऑर्बिट। धन्यवाद।